चलिए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। और लास्ट क्लास के अंदर हमने कंसीडरेशन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे हम। कंसीडरेशन, द पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई बाय द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। इसमें एक्सक्लूड क्या करोगे आप? सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो आपको, अरे बस करो भाई, कितनी बातें करोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने जो आपको सब्सिडी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने जो आपको सब्सिडी दी है, वो सब्सिडी कंसीडरेशन का पार्ट नहीं मानी जाएगी। पर डिपॉजिट टू बी कंसिडर एज द पेमेंट, डिपॉजिट को हम पेमेंट की तरह कंसिडर करेंगे। और ये कब? ओनली व्हेन द सप्लायर अप्लाई द सच डिपॉजिट एज ए कंसिडरेशन फॉर सेड सप्लाई। अगर मैं आपको डेफिनेशन दिखाऊं फिर से, कंसीडरेशन की, तो ये लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे अपन। इन रिलेशन टू supply of goods or services or both, include any payment made to be, whether of the money or otherwise, in respect of, in response to, or for inducement of the supply of goods or services or both, whether by the recipient or any other person, but shall not include, क्या include नहीं होगा, subsidy given by central government. The monetary value of the any act or forbearance, किसी काम को करना या काम को नहीं करना, ये भी क्या होगा? कंसीडरेशन में आ जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वेदर ऑफ द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, बट शैल नॉट इंक्लूड, क्या होगा? सब्सिडी। फिर क्या लिखा? हाउएवर, a deposit given in respect of supply of goods or services or both shall not consider as payment made for such supply unless the supplier apply such deposit as consideration for said supply. सर क्या बोल गया ये? इस लाइन को फिर पढ़ते हैं। डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ shall not consider as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as consideration for the said supply. कि मान लो आपने वोडाफोन का कनेक्शन लिया है और आपने पोस्ट पेड कनेक्शन लिया है। बेटा पोस्ट पेड समझते हो? पोस्ट पेड आप, एक होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्ट पेड। पोस्ट पेड में क्या करना पड़ता है आपको?
यूज करने के बाद में पेमेंट करना पड़ता है ना, ये होता है आपका पोस्ट पेड। तो आपने पोस्ट पेड कनेक्शन लिया वोडाफोन का और 5,000 रुपए का डिपॉजिट दिया आपने वोडाफोन को उस कनेक्शन को लेने के लिए। तो ये 5,000 का जो डिपॉजिट आपने दिया है बच्चों, इस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा क्योंकि इस डिपॉजिट को हम कंसीडरेशन नहीं मानते, ठीक है। बट आपने इसको यूज किया वोडाफोन को और पहले महीने का बिल आया बच्चों 3,000 रुपए का, आपने पे नहीं किया, वोडाफोन कंपनी ने आपका कनेक्शन काट दिया। बताओ बदले में आपको कितना पेमेंट मिलेगा? आपने 5,000 दे के डिपॉजिट दे के कनेक्शन लिया था, आपने फोन को यूज किया, 3,000 रुपए तक का बिल बना दिया आपने और आपने पेमेंट नहीं किया, वोडाफोन कंपनी ने कनेक्शन काट दिया, तो रिफंड कितना करेगी आपको? 2,000, क्योंकि 3,000 तो एडजस्ट करेगी ना अपने बिल में। तो अगर आपका ये पेमेंट एडजस्ट हुआ है तो ये माना जाएगा इस 5,000 में से 3,000 किसका पेमेंट किया आपने, इस 5,000 में से 3,000 इसका पेमेंट किया आपने। और ये क्या है बच्चों, आपकी सप्लाई तो है। तो अगर आपने इसे यूज कर लिया सप्लाई की तरह तो इस पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा, पर डिपॉजिट के समय जो पेमेंट आपने दिया उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। आई क्या बात समझ में? आप पढ़ लीजिए एक बार फिर से। A deposit given in respect of the supply of goods or services or both shall not be considered as payment made for the such supply unless the supplier applies such deposit as consideration for the said supply। जब तक उसे वो अप्लाई नहीं करेगा तब तक वो अप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है भाई। तो ये था आपका कंसिडरेशन की डेफिनेशन। लास्ट क्लास में हमने 2-3 डेफिनेशन देखी। पहले तो मैंने आपको बताई थी कि गुड्स की डेफिनेशन क्या है, फिर हमने देखा सर्विस की डेफिनेशन क्या है, और फिर नंबर 3 पे हमने देखा कि सर हमारे कंसीडरेशन की डेफिनेशन क्या है। अब नोट नंबर 1 है बच्चों। नोट नंबर 1 क्या बोलता है? देखिए, मंदिर वगैरह में जो डोनेशन मिलता है हमें, सोच एक मंदिर है, उस मंदिर में किसी व्यक्ति ने डोनेशन चढ़ा दिया, तो ये जो डोनेशन मिला है इसे कभी कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा और इस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। बट मैंने मंदिर में डोनेशन दिया और मैंने कहा देख भाई मंदिर या मंदिर के पुजारी, डोनेशन तो दूंगा तुझे मैं, पर बदले में तुझे क्या करना पड़ेगा, मंदिर के मेन गेट पर मित्तल कॉमर्स क्लासेस का बोर्ड लगाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ बच्चों, कंसीडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो को, समथिंग इन रिटर्न। मैंने पैसा दिया और बदले में क्या मांगा उनसे, बोर्ड की परमिशन मांगी है, इसका मतलब ये कंसीडरेशन बन जाएगा और अब इस पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। पर मैं मंदिर में डोनेशन देता हूं और मैं कुछ नहीं बोलता कि जो करना है वो कीजिए, मुझे इससे मतलब नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर क्विड प्रो को नहीं है, समथिंग रिटर्न मैंने कुछ नहीं लिया, तो ये डोनेशन प्योर डोनेशन है, इस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। डोनेशन रिसीव्ड बाय द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर विदाउट क्विड प्रो को, अगर कंडीशनल डोनेशन मिल रहा है, ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लाई टू डू समथिंग इन रिटर्न। सप्लायर मतलब क्या हो गया बच्चों, सप्लायर मतलब ये जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है इसकी बात हो रही है, ये बदले में कुछ ना कुछ करके देगा आपको, तो ये सप्लाई 7(1)(a) में कवर कर ली जाएगी। बट अनकंडीशनल डोनेशन अगर है, मतलब सर नो ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लाई टू डू समथिंग या एनीथिंग, तो बच्चों क्या होगा, इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा और इस पे जीएसटी भी चार्ज नहीं होगा। इस पे 1 स्टार लगाना बेटा, इस पॉइंट के ऊपर नोटिफिकेशन आया था ये, अभी तक इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो पूछ सकते हैं। डोनर नेम डिस्प्ले एनीवेयर इन द प्रमाइसेस अगेंस्ट डोनेशन।
अगर डोनर का नेम डिस्प्ले करवा लिया तो गवर्नमेंट ने इस नेम पर भी बात बोली। गवर्नमेंट कहती है देखो भाई, नेम की अगर हम बात करें तो अगर आपने अपना नाम लिखवाया है, अपने पिताजी का नाम लिखवाया है, अपने खानदान का नाम लिखवाया है, तो ये नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत बार मंदिरों में जाते हैं, वहां पर वाटर कूलर से पानी पीते लिखा होता है कि हमारे पूजनीय दादाजी की याद में हमने ये वाटर कूलर बनवाया है। दादाजी का नाम, पोते का नाम, पुत्र का नाम, पत्नी का नाम, सबका नाम लिखवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये डोनेशन ही है। पर अगर ऐसा लिखा जाए कि पूजनीय दादाजी की याद में ये वाटर कूलर लगवाया जा रहा है और नीचे लिख दिया मित्तल कॉमर्स क्लासेस, हमारे यहाँ पर सीए सीएस की क्लासेस भी करवाई जाती है और स्कॉलरशिप फैसिलिटी भी अवेलेबल है, हमारी फर्म का नाम ये है, एड्रेस गांधीनगर ब्रांच। अब मुझे बताइए बच्चों, अगर आपने अपने बिजनेस का नाम डिस्प्ले कर दिया है तो उस केस में क्या होगा, इससे डोनेशन पे टैक्स लग जाएगा। पढ़िए, अपने आप पढ़िए। ऐसा समझ में क्या? इंडिविजुअल नेम डिस्प्ले, जैसे मैं अपने नाम लिख रहा हूं यहां पर, तो ये नोट ए सप्लाई है। पर बिजनेस नेम डिस्प्ले हुआ है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो ये क्या होगा, सप्लाई 71A में कवर हो जाएगी। अब एक कोटेशन मैंने यूज किया है। कोटेशन क्या है बच्चों? एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन और कंसिडरेशन विदाउट एक्टिविटी इज नॉट ए सप्लाई अंडर 71A। क्योंकि 71A के लिए आपको एक्टिविटी भी चाहिए, कंसिडरेशन भी चाहिए। जब तक ये दोनों चीज नहीं होंगी तब तक क्या नहीं होगा बच्चों, सप्लाई 71A में नहीं आएगी। इसीलिए अगर आपने, जैसे मान लो आप मेरे पास आए, आपने कहा सर क्या हाल चाल है, और मैंने आपको जेब से निकाल कर 2 लाख रुपए आपको दे दिए। आपने कहा सर किस बात के? मैंने कहा अब यहां कंसिडरेशन तो है, ले मान ले मिल गए। कंसिडरेशन तो है बच्चों, पर कोई एक्टिविटी नहीं है। या फिर मैंने आपको पढ़ा दिया और मैंने कहा बेटा फीस, आपने कहा जयराम जी की, तो यहां पर भी क्या नहीं होगा, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। 71A में नहीं कवर होगा, ये बी में या सी में कवर हो सकता हो, देखेंगे अपन, पर ए में कवर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि जो डिपॉजिट है वो कभी कंसिडरेशन नहीं होता, पर जब तक उस डिपॉजिट को आप क्या नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे सप्लाई की जगह, तब तक ये टैक्सेबल नहीं होगा। देखो लिखा भी हुआ है, डिपॉजिट टू बी कंसिडर एज द पेमेंट कंसिडरेशन only when the supplier apply the such deposit as consideration for said supply. Next point, GST is not level where all following 3 condition are satisfied. देखो नॉट लेवल लिखा है मैंने, जीएसटी नहीं लगेगा अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। पहली कंडीशन कि गिफ्ट या डोनेशन जो आपका है, या आपने किसको दिया है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, और ये जो पेमेंट है ये क्या है बच्चों, डोनेशन ही है, और आपने क्या नहीं लिया, कोई कमर्शियल गेन नहीं लिया है। अगर ये तीनों बात सेटिस्फाई होंगी तो वो डोनेशन, ये डोनेशन लिखा ना, फॉर डोनेशन है बेटा ये, तो ये डोनेशन क्या नहीं होगा, आपका टैक्सेबल नहीं होगा। अगर इन तीनों में से एक भी बात गड़बड़ है तो ये टैक्स लग जाएगा। सोचिए एक पर्सन है जो कोई ड्राइंग या पेंटिंग बनाता है, और वो पेंटिंग क्या होती है बच्चों, एग्जीबिशन में जाकर बिकती है। जैसे कोई भी पेंटर है, जैसे मैं हूं, मैंने एक पेंटिंग बनाया, ये लो भाई, और मैंने ये एक बहुत महान पेंटिंग बनाई बच्चों। मजनू भाई, लो भाई, मजनू भाई की मैंने एक पेंटिंग बना दी, पैर बना रहे हैं बेटा, ठीक है। अब देखो, अरे बातें मत करो यार, अभी मैंने पेंटिंग बना दी है, ये मैं नहीं बेचूंगा,
इसको कहां भेजा जाएगा? एग्जीबिशन में। एग्जीबिशन में इसको दीवार पर क्या होगा बेटा? और पेंटिंग के साथ में लटका दिया जाएगा। और बहुत सारी पेंटिंग है, जैसे मान लो एक पेंटिंग और किसी और ने बनाई थी, ये वाली, और ये पेंटिंग और है बच्चों, किसी ने बनाई थी। ये बहुत बड़ा एग्जीबिशन है जहां पर पेंटिंग है, लोग आते हैं इस पेंटिंग को देखते हैं। समझो बेटा एक बार। अब जब मैंने इस पेंटिंग को एग्जीबिशन को दिया ताकि वहां पर ये डिस्प्ले हो सके, और डिस्प्ले होने के बाद में क्या हो जाए? बिक जाए। तो जब मैं इस पेंटिंग को एग्जीबिशन को दे रहा हूं तो ये सप्लाई नहीं है बच्चों, इसे सप्लाई में कवर नहीं किया गया, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? कंसीडरेशन नहीं है। जब एग्जीबिशन इस पेंटिंग को बेच देगा तो मुझे बदले में क्या पे करेगा? वो पेमेंट पे करेगा। तो अब जब ये बिकेगी तब क्या बनेगा? ये सप्लाई बन जाएगी। आई बात समझ में? मान लो ये नहीं बिकी, कोटा में एग्जीबिशन लगी हुई थी, किसी ने मेरी पेंटिंग नहीं परचेज की, तो अब क्या होगा? अगली एग्जीबिशन दिल्ली में लगी हुई है, तो ये पेंटिंग कहां चली जाएगी? अब दिल्ली चली जाएगी। इसी तरह बिकती है बच्चों, जैसे ही बिक जाएगी मेरे पास मेरा पेमेंट भेज दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब तक ये पेंटिंग बिकेगी नहीं तब तक क्या नहीं होगा? उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। पढ़िए। आर्ट वर्क सेंट बाय द आर्टिस्ट टू गैलरी for exhibition is not a supply and no consideration follow from the gallery to artist। ये आर्टिस्ट है बच्चों, इसने क्या किया है? अपनी पेंटिंग को गैलरी को क्या किया है? सेंड किया है, बेचा नहीं है, भेजा है बेटा। तो इस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? कंसीडरेशन नहीं है। पर जब इसको बेच दिया जाएगा यहां से कस्टमर को, तो उस पर क्या होगा? जीएसटी लग जाएगा। ये 7(1)(a) में कवर हो जाएगी। अब 7(1)(a) में एक बात रहेगी हमारी, बिजनेस, क्योंकि बिजनेस, एक्टिविटी और कंसीडरेशन तीनों चीज होनी चाहिए। तो बिजनेस बचा है, तो बिजनेस मैंने यहां लिख के दिया आपको। बिजनेस का डेफिनेशन क्या है? बिजनेस का डेफिनेशन बता रखा है बच्चों कि एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरर या प्रोफेशन। ट्रेड और कॉमर्स में क्या डिफरेंस है बच्चों? ट्रेड छोटे लेवल पे और कॉमर्स बड़े लेवल पे। मैन्युफैक्चरर, प्रोफेशन, इवन इफ देयर इज नो मॉनेटरी बेनिफिट। एनी एक्टिविटी इंसिडेंटल और एनेक्सरी टू इट, या फिर एनी एक्टिविटी द सेम नेचर इवन इफ द नो वॉल्यूम एंड कंटिन्यूटी। क्या बोला कि अगर मैं कोई ट्रेड करता हूं, कोई कॉमर्स करता हूं, कोई प्रोफेशनल हूं मैं, चाहे मुझे उसका मॉनेटरी बेनिफिट मिले या नहीं भी मिले, तो भी वो क्या होगा? बिजनेस मान लिया जाएगा। चाहे मैं कोई एक्टिविटी उसके साथ में लगी हुई एक्टिविटी कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट का नाम तो सबने सुना होगा। फ्लिपकार्ट की एक लग्जरी एक्टिविटी है बेटा, ई कार्ट के नाम से। ई कार्ट फ्लिपकार्ट का लॉजिस्टिक पार्टनर है। तो ये जो ई कार्ट है ये फ्लिपकार्ट का ही डिवीजन है बच्चों। तो ये ई कार्ट से आप सामान नहीं बेच सकते, सिर्फ फ्लिपकार्ट यूज करता है इसको। तो ये जो ई कार्ट है ये भी क्या है? बिजनेस है। और फ्लिपकार्ट भी क्या है? एक बिजनेस है। आई बात समझ में आपको? फिर इसमें ये लिखा पॉइंट ये वाला, इसमें ये लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि आप कॉन्टिन्यूटी में कोई बिजनेस करो, या फ्रीक्वेंसी में करो, या बहुत बड़े वॉल्यूम में करो तो ही बिजनेस होगा। अगर आपने एक भी प्रोडक्ट बेच दिया है तो भी वो बिजनेस में कवर हो जाएगा। अगर आपने पूरे साल में एक भी दिन अगर काम किया है तो भी बिजनेस में कंसीडर कर लिया जाएगा। डेफिनेशन इतनी बड़ी इसलिए बनाई है बच्चों क्योंकि सबको कहां कवर किया गया है? बिजनेस में कवर करना चाहती है गवर्नमेंट। सोचिए, अगर एक पर्सन ने पूरे साल में सिर्फ एक दिन बिजनेस किया या एक प्रोडक्ट बेचा है, तो उस पर भी क्या होगा? जीएसटी लग जाएगा बच्चों। लग सकता है क्योंकि उसको कहां कवर कर लिया गया है? सप्लाई के अंदर। क्यों सर? क्योंकि देखिए, इसके आगे की बातें तो हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम सप्लाई पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर कोई चीज सप्लाई ही नहीं है तो वो जीएसटी से सीधा बाहर हो जाएगी। फिर क्या रजिस्ट्रेशन, क्या आईटीसी, क्या इसके वैल्यू, कुछ मतलब की बात नहीं बचेगी, क्योंकि उस पर जीएसटी ही नहीं लग रहा। आई बात समझ में आपको? ये इसीलिए जीएसटी में अपने एरिया को वाइड किया है
और कहा कि सब कुछ हम क्या मान रहे हैं, बिजनेस मान रहे हैं, चाहे वो आपकी कंटिन्यूटी में हो या क्वांटिटी में नहीं भी हो। क्या लिखा, एनी एक्टिविटी द सेम नेचर इवन इफ नो वॉल्यूम या क्वांटिटी, ज्यादा वॉल्यूम में नहीं है, एक बार किया आपने या कंटिन्यूसली नहीं कर रहे आप, साल में सिर्फ एक दिन किया तो भी क्या हो जाएगा, बिजनेस में कवर कर लिया जाएगा। आई क्या बात समझ में आपको? इंस्टीट्यूट का एक फेमस क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन क्या था कि एक पर्सन था, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो सैलरी क्लास पर्सन है बच्चों, सैलरी जैसे मान लो मैं हूं, मैं अपना काम करता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, और मुझे एक ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, सस्ता कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। चलो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन, मैं नॉर्मल क्वेश्चन बताता हूं कि मैं अपने यहां से क्लास खत्म करने के बाद में अपने घर जा रहा था बच्चों, बड़े आराम से अपनी बाइक पर मौसम के मजे लेते हुए अपने घर जा रहा था मैं, ठीक है। और रास्ते में एक ट्रक उल्टा पड़ा था, गिरा पड़ा था ट्रक, और उसमें बहुत सारी सब्जियां थी, फ्रूट्स थे। तो मैंने देखा भाई किसी ट्रक वाले को नुकसान तो नहीं हुआ, मैंने कहा भाई सब ठीक है, उसने कहा साहब ठीक तो है, पर हमारा ट्रक अब खराब हो गया है, हम मंडी तक इस सब्जी को नहीं पहुंचा पाएंगे। मैं कहा तो मैं क्या करूं, नहीं पहुंचा पाएंगे तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा देखो सर, आप भले आदमी लगते हो, ये सब्जियां हैं 5 लाख रुपए की जो मंडी में बिकने वाली हैं, अगर हम शाम तक उसको मंडी में नहीं पहुंचाएंगे तो ये 5 लाख की सब्जी हमारे लिए जीरो हो जाएगी, क्योंकि सब्जी तो खराब हो जाएगी, फ्रूट सड़ जाएंगे। ये सारी सब्जियां हम आपको 2 लाख में देना चाहते हैं, आप ले लीजिए और कैसे भी करके इसको मंडी में बेच दीजिए, क्योंकि हम तो ट्रक के छोड़ नहीं सकते। एक मेरा फ्रेंड है जो सब्जी मंडी में काम करता है, मैंने इसको फोन किया, मैं कहा देख कुछ सब्जियां हैं जो खराब हो रही हैं, क्या तू मंडी में बेच देगा? उसने कहा बिल्कुल बेच देंगे, बता कितना लेगा? मैंने कहा देख भाई, मैं तुझसे 3 लाख रुपए चार्ज करूंगा, ठीक है, और सब्जियां आपको यहां से उठानी पड़ेंगी। उसने कहा ठीक है, लोकेशन भेज दे। और दूसरा ट्रक आया, यहां से सब्जियां इसमें लोड, और ये चला गया। दोस्त ने कितना दिया मुझे, और मैंने आगे कितना दे दिया, 1 लाख अपनी जेब में। फिर से बाइक स्टार्ट की, मौसम के मजे लेते हुए घर पे आ गया। अब बताओ बेटा, क्या रोज रोज ये ट्रक पलटते हैं और रोज रोज मौसम के मजे लेते हुए मैं पहुंचता हूं क्या? ओकेजनली हो गया, और हो गया तो क्या होगा, ये बिजनेस में कवर कर लिया जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी होना या नहीं होना इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? एक एग्जांपल और देता हूं। अभी 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, आपने जरूर टीवी में देखा होगा, महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का लगा के ऐसे बल्ला घुमाया था। क्रिकेट नहीं समझ में आता क्या आपको? नहीं देखते आप लोग? तो वो शॉट नहीं देखा महेंद्र सिंह धोनी का, श्रीलंका के खिलाफ मारा था, तो वो जो 6 मारा था लास्ट बॉल के ऊपर, जो इंडिया विनिंग था, तो वो जो बॉल थी वो बेटा मेरे पास आई, मैंने कैच कर लिया और ला के अपने शोकेस में सजा लिया। मेरा दोस्त आया, उसने कहा ये वही है क्या? मैंने कहा हाँ ये वही है। कहता मुझे बेच दे। मैंने कहा नहीं, ये देखने के लिए, बेचने के लिए नहीं है, देख और निकल। उसने कहा पूरी बात तो सुन मेरे भाई, कितने में देगा? मैंने कहा बेचनी नहीं है। अरे बेचूंगा तो मैं प्राइस बताऊंगा ना, बेचने नहीं है, देख और चल, ये वही बॉल है, टीवी में देख ले, मैं ही कैच कर रहा हूं। उसने कहा 2 लाख रुपए में दे दे। मैं कहा नहीं, चलो घर पे चलो। 10 लाख। मैं कहा ये ले। अभी तो 10 लाख रुपया मैंने ये चार्ज किया है बच्चों। क्या हर वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा? हर वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी मारेगा? या मेरे पास बॉल आएगी, मेरा दोस्त 10 लाख में खरीदेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर कोई एक इवेंट भी हैपनिंग हो गया है, उसके बदले में आपने कोई पैसा कमा लिया, वो भी किस में आ जाएगा? बिजनेस में कवर कर लिया जाएगा। समझो बिजनेस का। सर इतना बड़ा स्कोप क्यों रखा बिजनेस का? इसलिए बच्चों, ताकि क्या हो सके, जीएसटी के अंदर सबको कवर किया जा सके। अरे बाहर करना वो तो करते रहेंगे हम, पर एक बार सबको कवर तो करें। अगर हमारी जो सोच है, हमारी जो डेफिनेशन, अगर वही नैरो रह गई तो जीएसटी भी ऑटोमेटिक नैरो हो जाएगा। अरे शुरुआत हमने क्या की है, पूरी बड़ी। समझ में आया बच्चों आपको? तो अगर बिजनेस कंटिन्यूटी में नहीं है या एक वॉल्यूम में आपने एक कंसीडरेशन किया, तो भी क्या होगा, जीएसटी चार्ज। फिर आगे क्या लिखा,
सेकंड पॉइंट में सप्लाई एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई का मतलब यहां है बच्चों सोल्ड, एक्विजिशन का मतलब क्या है यहां पर परचेज। अगर आपने सेल या परचेज किया है अपने कोई कैपिटल गुड्स को भी, मतलब मित्तल कॉमर्स क्लासेस ने अगर अपने एसी को बेचा है, ये एसी इनकी कैपिटल एसेट्स है बच्चों, इनको अगर ये बेचते हैं तो भी इस पर भी जीएसटी चार्ज हो जाएगा। हालांकि जीएसटी नॉर्मली किस पे लगना चाहिए, अरे स्टॉक पे लगना चाहिए। जो सामान बेचते हो, पानी की बोतल बेचता हूं मैं तो इस पे लगनी चाहिए ना जीएसटी, पर पानी की बोतल के साथ में मैंने एसी भी बेच दिया तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इस पे भी क्या चार्ज कर लेंगे हम, जीएसटी। पर कैसे चार्ज होगा ये वैल्यू में बताऊंगा आपको, पर यहां पर बिजनेस की डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं अपन। इन कनेक्शन विद द कमिटमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस, द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी ऑफ क्लब एसोसिएशन। अगर कोई क्लब या एसोसिएशन ने अपने ही मेंबर्स को क्या दिया है, कोई फैसिलिटी दी है, तो ये भी किस में कवर कर लिया जाएगा, जीएसटी में कवर कर लिया जाएगा। टू इट्स मेंबर फॉर कंसिडरेशन। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जरूर देखा होगा सबने, सभी अपने बचपन में देखते हैं बेटा, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी अपने बचपन में देखा है, नहीं अभी भी देखता हूं मैं तो। कितना पुराना है भाई, चले आ रहा है, खत्म ही नहीं हो रहे। उनके बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, उनके दूसरे बच्चे होने को तैयार हो गए, पर वो चले जा रहा है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। तारक मेहता की उल्टा चश्मा में गोकुलधाम सोसाइटी है बच्चों, वो लोग आपस में मिलकर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं वहां पर। तो ये जो मेंबर्स हैं आपस में, इन्होंने आप इसके बदले में क्या चार्ज किया, कंसीडरेशन के बदले में सर्विसेज दी है। तो ये जो कंसीडरेशन के बदले में सर्विसेज है, इस पे भी क्या चार्ज कर लिया जाएगा, जीएसटी, क्योंकि इसको कहां कवर कर लिया गया है, बिजनेस में। एडमिशन फॉर कंसीडरेशन ऑफ एनी परमाइसिस, एडमिशन फॉर कंसीडरेशन ऑफ एनी परमाइसिस। किसी परमाइसिस में एडमिशन लेना है तो आपको पहले देना पड़ेगा कंसीडरेशन। ऐसी कौन सी परमाइसिस है जिसमें घुसने से पहले कंसीडरेशन देना पड़ता है? अरे म्यूजियम में गए हो क्या, कभी कोई जू में गए हो, छोड़ो उसको, सिनेमा हॉल तो गए हो ना, क्या आप सिनेमा हॉल में पहले मूवी दिखाकर उसके बाद कंसीडरेशन लेते हैं क्या? पहले कंसीडरेशन लेते हैं, उसके बाद में कॉर्नर की सीट मिलती है। सर्विस एज ए होल्डर ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेड इन द कोर्स ऑफ द ट्रेड एंड प्रोफेशन। अगर आपने अपने ऑफिस को रेंट पर दिया है, पूरा कंप्लीट बना बनाया ऑफिस, आजकल खूब चलता है मार्केट के अंदर, अब मुंबई दिल्ली में तो है, चल ही रहा है बच्चों। जैसे आप जब सीए बन जाओगे, अब दिल्ली में आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी माथापच्ची चीज करनी पड़ेगी। आपको पहले अपना ऑफिस ढूंढना पड़ेगा, फिर उसका फर्नीचर बनाना पड़ेगा, फिर आपको 2 रिसेप्शनिस्ट रखनी पड़ेंगी, चलो एक रख लेना, 2-4 आर्टिकल्स आपको रखने पड़ेंगे, उसके बाद में काम होगा, कंप्यूटर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। पर ये कंसेप्ट दिल्ली मुंबई में चल पड़ा है बच्चों। आपको क्या करना है, बस आपको बताना कि कौन सा ऑफिस चाहिए आपको। आप तो बोल दिए सर मुझे एक सीए का ऑफिस खोलना है और मेरा बजट ये है और इतना मुझे स्टाफ चाहिए, वो सब कुछ आपको रिक्रूट करके देंगे, ऑफिस बना के देंगे, आपका कैबिन बनाएगा, आपका कंप्लीट रिसेप्शन पे आपको पढ़ी लिखी एक आर्टिकल्स वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड करके देंगे। और बदले में क्या चार्ज करेंगे आपसे, पेमेंट चार्ज करेंगे। ये भी किस में आ गया है, जीएसटी में कवर हो गया है, इसको भी हम बिजनेस मान लेते हैं। और लास्ट में एक्टिविटी ऑफ एन रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजर और लाइसेंस ऑफ बुक मेकर और एक्टिविटी फॉर ए लाइसेंस बुक मेकर इज क्लब। रेस क्लब, जो घोड़े भागते हैं बच्चों, उस पर पैसे लगाते हैं लोग। पुराने जमाने में क्या होता था कि कुछ घोड़े भागते थे, लोग ऐसे स्टैंड में बैठते थे और बोलते थे इतना पैसा। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल ऑनलाइन लग जाता है। ड्रीम 11 का नाम सुना है, बैठे बैठे लॉटरी लगा लीजिए बच्चों। तो इसे टोटलाइजर बोलते हैं जो ऑनलाइन लॉटरी लगाते हैं। और बुक मेकर क्या होते हैं, बैठ के लॉटरी लगाते हैं, लिखते हैं। बुक मेकर के पास जाओगे आप, फिजिकली आपको लिख के देगा, वो होता है बुक मेकर। और बैठे बैठे बैट 365, शायद आपको नहीं पता, एक वेबसाइट है बच्चों जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई भी बैटिंग कर सकते हो आप, सट्टा चलता पूरा। ठीक है, तो ये सब काम अगर आपने किया है तो ये भी किस में आ जाएगा, कंसीडरेशन, सॉरी ये भी किस में मान लिया जाएगा, बिजनेस में मान लिया जाएगा। और ये भी बिजनेस में इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये बिजनेस की डेफिनेशन थी बच्चों। अगर हम देखें इसको तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि सर सेक्शन 7(1) जो आपका है, इसके 3 पार्ट है, 1, 2 और 3। पहला पार्ट क्या बोलता है बच्चों
कि आपने एक्टिविटी भी करनी है, बिजनेस भी होना चाहिए और कंसिडरेशन भी। एक्टिविटी देखा हमने, बिजनेस देखा और कंसिडरेशन भी देख लिया। अब दूसरा पार्ट कौन सा है हमारा? 7(1)(b) है बच्चों, इधर देखो एक बार। अंडर सेक्शन 7(1)(b) ये सप्लाई का दूसरा फॉर्म है। ये इंडिया है और ये यूएसए है। यहां से यहां क्या हो रहा है? सप्लाई हो रहा है। इस सप्लाई को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंपोर्ट बोलते हैं। इंपोर्ट दो चीज का हो सकता है, या तो वो गुड्स का होगा या सर्विस का होगा। अगर वो गुड्स का इंपोर्ट हुआ है तो उस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाएगी, पर यदि वो सर्विस का हुआ है तो उस पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। मतलब सर, मतलब ये है मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये हम कहां पढ़ेंगे? सीए फाइनल में कस्टम ड्यूटी में आपको पढ़ना पड़ेगा। पर इंटर में हम क्या पढ़ रहे हैं? ये वाला। इसको कवर किया गया है 7(1)(b) के अंदर। मतलब सर, अगर आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है इंडिया के बाहर से और आपने बदले में क्या पे किया है? कंसीडरेशन पे किया है। बिजनेस हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ेगा, पर कंसीडरेशन होना जरूरी है। तो किस में आ जाओगे आप? 7(1)(b) में आ जाओगे। सर 7(1)(a) में कौन आता है? बिजनेस भी हो, कंसीडरेशन भी हो। 7(1)(b) में कौन आएगा बच्चों? इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, बिजनेस हो या नहीं हो, पर कंसीडरेशन होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर देखा होगा आपने, इस तरह से वो बना होता है बेटा, ऐसे ऐसे, जहां पर आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो, और सबसे महान चीज जिसका नाम उसका इंस्टाग्राम, वो भी तो डाउनलोड करते हो आप। उस प्ले स्टोर पे ध्यान से देखना बच्चों, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस पे है जिसके बदले में आपको पेमेंट करनी पड़ती है। मान लो आपने कोई गेम डाउनलोड करना आपने, और उस गेम का प्राइस कितना है बच्चों? 5,000 रुपए का गेम का प्राइस है। वो आपने डाउनलोड कर लिया। वो डाउनलोड कहां से हो रहा है? कि सर एक यूएस में सर्वर है, वहां से डाउनलोड हो रहा है। सर्वर समझते हो आप? क्लाउड, क्लाउड ऊपर मत देखो बेटा, क्लाउड एक नीचे धरती पे होता है। क्लाउड धरती पे होता है बेटा, ऊपर आसमान में नहीं होता है ना। तो क्लाउड, क्लाउड क्या है आपका? यूएस में है, वहां से आपने डाउनलोड किया, मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर लिया, और बदले में क्या पे किया आपने? 5,000 रुपया। अब इस गेम को आप खेलेंगे, खेलने के बाद में छोड़ देंगे, ये आपका पर्सनल नेचर है, बिजनेस नहीं है इसमें, तो भी क्या लगेगा? जीएसटी लग जाएगा। आई बात समझ में आपको? अगर आप मान लीजिए क्लाउड की सर्विसेज ले रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, जैसे जूम एप्लीकेशन है, इस पर जीएसटी चार्ज होता है बच्चों, क्योंकि हमने इसका पेमेंट किया है, और ये पेमेंट कहां पर हुआ है? यूएस में हुआ है। हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया हुआ है, तो इसका जो पेमेंट हमने किया है वो सेक्शन 7(1)(b) में कवर है, और इस पर भी जीएसटी चार्ज होता है। जूम पर होता है बेटा जीएसटी चार्ज, ये सेक्शन 7(1)(b) में कवर है। सर मतलब बिजनेस भी है और कंसीडरेशन भी है, तो ए में जाना चाहिए ना। अरे बिजनेस भी है, कंसीडरेशन है, ये ए में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, स्पेसिफिक बनाया गया है सेक्शन 7(1)(b) को। बी में साफ साफ लिखा है, अगर आपने इंडिया के बाहर से कोई चीज इंपोर्ट की है, बिजनेस हो या नहीं हो, कंसीडरेशन होना जरूरी है, तो ये किस में आ जाएगा? 7(1)(b) में। पढ़े? सेवन वन बी, 7(1)(b) importation of service for consideration whether or not in course or furtherance of business। अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो 7(1)(b) में कवर होंगे अगर सर्विस है, पर अगर गुड्स है तो इस पे क्या लगेगी? कस्टम ड्यूटी अप्लाई होगी, और कस्टम ड्यूटी पर आईजीएसटी चार्ज होता है। हम आगे जाके इसकी भी बात करेंगे। सेक्शन 7(1)(b) कंसीडरेशन होना जरूरी है बच्चों, बिजनेस हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, याद रहेगा आपको ये। और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं 7(1)(c), जो सबसे बेहतरीन है। 7(1)(c) इसे डीम्ड सप्लाई का नाम दिया गया है बच्चों। देखिए 7(1)(a) जो आपका है, 7(1)(a) जो आपका है,
इसमें बिजनेस भी है और कंसीडरेशन भी है। 7(1)(b जो आपका है बच्चों, इसमें बिजनेस हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पैंदा, पर की होना जरूरी है भाई, सर्विस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इसका तीसरा हिस्सा 7(1)(c). 7(1)(c) जो आपका है, इसमें कंसीडरेशन नहीं होना चाहिए पर बिजनेस होना चाहिए। मतलब सर कंसीडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? अरे क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना जीएसटी के लिए। वैल्यू निकालनी मैं आपको आगे के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। यहां तो मैं आपको सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं बच्चों। कंसीडरेशन नहीं है फिर भी गवर्नमेंट क्या मान रही है? इसको सप्लाई मान रही है, तभी तो नाम क्या दिया गया? डीम्ड सप्लाई। मैंने आपको कोई सर्विसेज दी है, बदले में आपसे पेमेंट चार्ज नहीं किया, हालांकि सर्विस दे रहा हूं, मतलब बिजनेस है मेरा, आपने मुझे क्या नहीं दिया? कंसीडरेशन नहीं दिया, तो भी ये 7(1)(c) में कवर हो सकती है, बशर्ते अगर मैं शेड्यूल फर्स्ट में कवर हो जाता हूं। मित्तल कॉमर्स क्लासेस ने एक एसी परचेज किया। ये जो एसी था, ये था बच्चों 50,000 रुपए का। इस पर मित्तल कॉमर्स क्लासेस ने 10,000 रुपए का जीएसटी पे कर दिया परचेज के समय, जिसका इनको क्या मिल गया होगा? आईटीसी मिल गया होगा, और एसी लगा के यहां छोड़ दिया। फिर एक स्टूडेंट जो हमारा बहुत खास था, उसने कहा सर मैं घर पे पढ़ाई करता हूं ना, तो मेरे पसीने आते हैं। मैं कहा पसीने आते हैं कहां सर? क्योंकि मेरे घर पे एसी नहीं है, मैं कंफर्ट लेवल पे पढ़ नहीं पाता। मैं कहा मैं क्या करूं? कहा सर ये एसी जो नया आपने लगवाया है, ये प्लीज हमारे घर भिजवा दीजिए। मैं कहा ले जा, और वो एसी वो उतार के ले गया। अब सोचिए बच्चों, बिजनेस का जो एसी है हमने उसको दे दिया, क्या ये बिजनेस में आता है? हाँ, अरे बिजनेस का एसी है मेरे भाई, अभी तो पढ़ाया मैंने आपको कि अगर आपने अपने बिजनेस के एसेट्स को बेचा भी है तो भी बिजनेस है, खरीदा है तो भी बिजनेस है, तो बिजनेस तो हो गया। पर मैंने आपको दे दिया, आपने बदले में पेमेंट थोड़ी दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? कंसीडरेशन नहीं है। इसको भी सप्लाई में कवर कर लिया जाएगा, बशर्ते अगर मैं शेड्यूल फर्स्ट के अंदर कवर हो जाता हूं। आई बात समझ में? तो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों 7(1)(c), जहां पर क्या नहीं है? कंसीडरेशन नहीं है, पर याद रखना बिजनेस होना जरूरी है, बिजनेस होना जरूरी है। आइए देखते हैं। ओ ये तो हो गया। 7(1)(c), डीम्ड सप्लाई, एक्टिविटी विदाउट कंसीडरेशन। बट लिखो, बट बिजनेस इज कंपल्सरी, बट बिजनेस इज कंपल्सरी। ठीक है। अब ये जो एक्टिविटीज है बच्चों, ये शेड्यूल फर्स्ट में कवर है। हमारे इस चैप्टर के अंदर हम टोटल 3 शेड्यूल पढ़ेंगे। हम सबसे पहला शेड्यूल पढ़ने जा रहे हैं, शेड्यूल फर्स्ट में कवर की गई इन एक्टिविटीज को। और शेड्यूल जो होता है ना जीएसटी के अंदर, जैसे इनकम टैक्स एक्ट जो होता है, उसके अंदर सेक्शंस डिवाइडेड होते हैं कि सर इस सेक्शन में ये, उस सेक्शन में वो, इस सेक्शन में वो लिखा है। वैसे ही जो इनकम टैक्स के शेड्यूल्स होते हैं या जीएसटी के शेड्यूल्स होते हैं, वो पैराज में डिवाइड होते हैं बच्चों। पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4। सर कहना क्या चाहते हो? अरे भाई एक्ट के अंदर सेक्शन लिखे होते हैं, शेड्यूल्स में पैराग्राफ्स होते हैं। तो पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा और चौथा, और जो शेड्यूल फर्स्ट है ना, उसमें 4 ही पैराग्राफ है या 4 पार्ट मान लेते हैं। इसका पहला पार्ट क्या बोलता है, और ये चारों पार्ट किस पर अप्लाई हो रहे हैं? सेक्शन 7(1)(c) पर। मतलब इन चारों पार्ट में क्या नहीं है, पर क्या है, याद रहेगा। चलो पहला पार्ट क्या बोलता है? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ
अगर मेरे पास कोई बिजनेस एसेट्स है और मैंने इसको परमानेंटली क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। सर परमानेंट ट्रांसफर मतलब वापस मेरे पास ये नहीं आएगी। दो ट्रांसफर होते हैं बेटा, एक होता है टेम्परेरी ट्रांसफर, एक होता है परमानेंट ट्रांसफर। टेम्परेरी ट्रांसफर का मतलब क्या है कि मैंने जॉब वर्क के लिए भेजा है, वापस मेरे पास ही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये पानी का बोतल मैं बनाता हूं, इस पानी के बोतल के ऊपर ये जो पीछे ये स्टिकर लगा हुआ है, ये मेरी कंपनी नहीं बना पाती क्योंकि बहुत बड़ी मशीन लगानी पड़ेगी भाई। तो मैं क्या करता हूं, मेरे साथ में एक फैक्ट्री है, मैं ये पानी की बोतल उसको देता हूं ताकि वो इस पे स्टिकर लगा सके, और ये स्टिकर लगेगा और ये वापस आ जाएगा। अब मुझे बताइए बच्चों, ये जो स्टिकर हमने लगवाया है, अपने एसेट्स को कहां भेजा, पहले फैक्ट्री के बाहर, ये वापस कहां पर आ गई, फैक्ट्री में। तो ये क्या है, ये टेम्परेरी ट्रांसफर था। जीएसटी के अंदर जब भी गुड्स आपका अपनी फैक्ट्री से बाहर निकलता है बच्चों, जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाता है। मूवमेंट ऑफ गुड्स आगे देखेंगे हम। तो जब एसेट्स को फैक्ट्री से बाहर किया आपने, रिमूवल ऑफ गुड्स किया फैक्ट्री से, उस समय जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा अगर वो रिमूवल क्या है, टेम्परेरी ट्रांसफर है। पर यदि आपने किसी एसेट्स को परमानेंटली ट्रांसफर कर लिया है और उस एसेट्स पर आपने आईटीसी क्लेम कर रखा था, तो ये सेक्शन 71C में कवर हो जाएगा। आई बात समझ में? रुकिए, आइए इधर देखते हैं। सर मैंने किसी एसेट्स को परमानेंटली, पहले मान लो मैंने एक एसी परचेज किया, मेरा जो एग्जांपल था उसे कंटिन्यू करता हूं। एसी कितने का था, और 10,000 क्या था मेरा, जिसका मुझे क्या मिल गया होगा, आईटीसी। टोटल वैल्यू कितनी है मतलब नहीं है। इस एसी को मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया मिस्टर पी को, और विदाउट कंसीडरेशन, तो क्या होगा बच्चों, ये 71C में कवर हो जाएगा। पर मान लीजिए अगर इस एसी को मैं विद कंसीडरेशन, अब बताओ 71A में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंसीडरेशन भी है, बिजनेस भी है, एक्टिविटी भी है। अगर किसी बिजनेस एसेट्स को आप परमानेंटली ट्रांसफर करते हैं और उस बिजनेस एसेट्स पर आपने क्या चार्ज कर लिया था, आईटीसी चार्ज कर लिया था, तो अब ये 71C में कवर हो जाएगी बशर्ते कंसीडरेशन। आई बात समझ में? सर मान लो मैंने बिजनेस एसेट्स को ट्रांसफर किया और उस पर मैंने आईटीसी क्लेम नहीं किया था, और जब ट्रांसफर किया उस पर मैंने क्या किया, कंसीडरेशन चार्ज कर लिया या कंसीडरेशन चार्ज नहीं किया। बताओ क्या होगा, कंसीडरेशन चार्ज कर लिया, आईटीसी नहीं लिया था, तो भी 71A में तो आएगा ना, क्योंकि आईटीसी की बात तो 71A बोलता ही नहीं, वो तो क्या बोलता है, बिजनेस कंसीडरेशन एक्टिविटी, तीनों आ गए। मतलब सर अगर विद कंसीडरेशन एसेट ट्रांसफर होता है तो आईटीसी लो या नहीं लो, हमेशा 71A में कवर होगा। एग्जामिनर आपको बहुत घुमाएगा बच्चों, इसलिए मैं इतने सारे क्वेश्चन बना रहा हूं आपके साथ साथ। पर 71B में कब कवर होगा, इंपोर्ट किया आपने, 71C में यहां पर कब आओगे आप, यदि आपने अपनी बिजनेस के एसेट्स को परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया है और उस पर क्या चार्ज किया था, आईटीसी चार्ज किया था, तो इसको हम क्या बोल देंगे, 71C। अगर आईटीसी चार्ज नहीं किया और फ्री में दे दिया, आप बताइए सर, ना तो ये 71A में कवर है, ना ये बी में कवर है, और ना ये सी में कवर है। इसका मतलब सीधा कहां से निकल गया, ये जीएसटी से बाहर हो गया। सर एक बार सप्लाई से बाहर, इसका मतलब पूरी जीएसटी से बाहर। आई बात समझ में? मैंने अगले पेज पे एक डायग्राम बना के दिया है बच्चों, थोड़ा कोशिश करके उस डायग्राम को पढ़ने की कोशिश करो। अरे ये ऐसे कैसे है, आपके भी ऐसे है क्या है, आपके तो साफ है ना भाई, ये ऐसे बना हुआ क्या आपके भी, कितने बच्चों के ऐसे है? एक्चुअली इसका प्रिंट निकालोगे ना आप तो साफ निकलेगा। एक बच्चे का मेरे पास बार बार मैसेज भी आ रहा था कि सर ये हम देखते हैं तो ये खराब खराब सा है, तो बेटा इसका प्रिंट निकालोगे ना आप तो प्रिंट में ये सही आएगा, मोबाइल में खोलोगे तो ऐसे दिखेगा ये, पता नहीं क्या है अब जो है। आप पढ़ लो, आपको तो सही लिखा हुआ ना, इधर दिखाना एक बारी। सही है एकदम। क्या हो गया,
क्या लग रहा है बेटा? ये देखो ये, अरे प्लीज, अरे भाई रुक जा यार, कितना आगे निकलेगा, दिखा। ये ऐसे कैसे हो सकता है भाई? क्या आपको ये डायग्राम समझ में आ गया क्या, ये बताओ मेरे को। तो इस डायग्राम में मैंने क्या बनाया, सबसे पहले परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड बाय द सच एसेट्स। तीन बातें पूरी होनी चाहिए। पहली बात क्या करोगे आप, दूसरी बात और तीसरी बात। अगर ये तीनों बातें एक साथ कॉम्युलेटिवली सेटिस्फाई हो जाए तो क्या अप्लाई हो जाएगा, 7(1)(c) के शेड्यूल फर्स्ट का पैरा 1, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। अगर आप परमानेंट ट्रांसफर करते हैं या डिस्पोजल करते हैं विद कंसीडरेशन, तो सप्लाई 7(1)(a) में रहेगी, वेदर आईटीसी अवेल्ड और, पर विदाउट कंसीडरेशन किया आपने और उसमें दो टुकड़े बना रखे बच्चों इस तरह से, आईटीसी अवेल्ड है तो क्या होगा, 7(1)(c) में आएगा, आईटीसी नॉट अवेल्ड है तो क्या होगा, नो सप्लाई। ये सप्लाई ही नहीं है, इसका मतलब नो जीएसटी। और इधर देखा जाए तो क्या लिखा कि अगर ये क्या कर दिया आपने, टेम्परेरी ट्रांसफर कर दिया, तो हम क्या बोल देंगे, जॉब वर्क बोल देंगे। अभी आगे पढ़ेंगे, शेड्यूल सेकंड में आएगा ये। बोलिए भाई। अभी मैं आपसे अब कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। अपना मॉड्यूल ओपन कीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5 और 6 कीजिए बच्चों, पेज नंबर 17 देखो, ये ऊपर लिखा हुआ पेज नंबर। भूषण ने डोनेट किया है एक ब्लैक बोर्ड टू यंगिस्तान संस्थान, एक चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूट है बच्चों। यंगिस्तान संस्थान प्रिंटेड द ब्लैक बोर्ड टू डोनेट गुड विशेस फॉर मिस्टर भूषण। बताओ क्या ये सप्लाई है क्या, नहीं है सर। देखो ऊपर लिखा हुआ है नोट सप्लाई। दूसरा पढ़िए, श्रीमती दुर्गा देवी डोनेट कर रही है मनी एक टेंपल में, मेमोरी ऑफ लेट फादर। टेंपल ट्रस्ट कंस्ट्रक्ट करेगा रूम कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द डोनेटेड बाय श्रीमती दुर्गा देवी इन द मेमोरी ऑफ हर फादर। सिर्फ ये लिखा जाएगा, तो ये भी सप्लाई नहीं है। ओके सर, ये आर्ट गैलरी वाला था वो। और उसके बाद 7(1) ये बिजनेस की डेफिनेशन है बच्चों, सेम डायग्राम मैंने बना रखा है। ये 7 नंबर क्वेश्चन करो। ऋषभ ने बाय की एक कार फॉर इज पर्सनल यूज और उसके बाद में इसको बेच दिया बेटा कार डीलर को। सेल ऑफ कार बाय ऋषभ टू द कार डीलर इज नॉट ए सप्लाई अंडर जीएसटी एक्ट बिकॉज द सेड सप्लाई इज नॉट मेड बाय द ऋषभ इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। बट मणिकर्णिका ने सोल्ड की एक ओल्ड बैंगल इयरिंग टू द आभूषण ज्वेलर्स। सेल किया है ओल्ड ज्वेलरी and the individual to seller will not be considered supply, the can not be the furtherance of business। ये बिजनेस नहीं माना जा रहा। बट 9 पढ़िए अब। सुंदरम आचार्य एक फेमस एक्टर है बच्चों और उसने पेंट किया है सम पेंटिंग और सेल कर दिया उनको। द कंसिडरेशन फ्रॉम द सच सेल टू बी डोनेट टू किसमें, चैरिटेबल ट्रस्ट काइंड ह्यूमन। अब सेल पेंटिंग इज द एक्वायर द क्वालिफाई एज ए सप्लाई। क्यों सर, अरे भाई बेचा है आपने तो बिजनेस भी हो गया, कंसिडरेशन भी हो गया। हालांकि उसको डोनेट करे वो अलग पार्ट है इसका। मैं पानी का बोतल बेचता हूं, उसके बाद में जो पैसा मिलेगा मंदिर में दे देता हूं।
अरे मंदिर में दे दोगे वो अलग चीज है, पर आपने बेचा वो तो पहली सप्लाई है ना आपकी। आई क्या बात समझ में? 10वां कीजिए, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इसको RWA बोलते हैं बच्चों, लिख देना इसके ऊपर नाम इसका, इसको RWA बोलते हैं। काफी सारे क्वेश्चन आएंगे आगे भी इसके, शॉर्ट फॉर्म है इसका RWA। प्रोवाइड द सर्विस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल resident in lieu of the some nominal charges, provision of services by the club and association of society to be the member is stated the supply and this include the definition of business। इसको कहाँ इंक्लूड कर दिया गया है बच्चों? बिजनेस में इंक्लूड कर लिया गया है। और लास्ट में क्या लिखा है यहाँ पर? 10वां 11वां सॉरी 11वां 12वां, जल्दी पढ़ के बताओ। आप किसी सर्कस में, सिनेमा हॉल में, अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं और बदले में वाटर पार्क, थीम पार्क, थीम पार्क क्या होता है? वाटर पार्क क्या होता है? पिंक पल जो होता है वो वाटर पार्क होता है, और थीम पार्क होता होगा कुछ यार, अपने क्या करना है। अम्यूजमेंट पार्क क्या होते हैं? झूले होते हैं उसमें, झूले तो गार्डन में भी होते हैं, बड़े वाले झूले होते हैं। ओके बेटा, जो भी है वो सही है आप जो सोच रहे हो। अगर उसमें आप एंटर कर रहे हो और बदले में क्या पे कर रहे हो? आप पेमेंट पे कर रहे हो, कंसिडरेशन दे रहे हो आप, तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा आपका? सप्लाई कंसिडरेशन में आ जाएगा। 12 नंबर भी यही है। रॉयल टफ रेस क्लब है, इंगेज है फैसिलिटिंग ऑफ द वेगरिंग, मतलब वेटिंग ट्रांजेक्शन ऑन हॉर्स प्लेस थ्रू द टोटलाइजर। टोटलाइजर कौन होता है बच्चों? जो ऑनलाइन लॉटरी लगाता है। तो ये भी किस में आ जाएगा? जीएसटी में कवर हो जाएगा। 71B, 71B का एग्जांपल कीजिए। रमैया एक प्रोप्राइटर है, रिसीव्ड कर रहा है आर्किटेक्ट की सर्विसेज अपने घर के लिए, जो कहां पर है? न्यूयॉर्क में। एग्रीड कंसिडरेशन कितना है? $5000। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय रमैया इज द सप्लाई अंडर 71B थ्रू इट नॉट ए कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। रमैया मतलब मान लो मैंने अपने घर बनाने के लिए इंटीरियर, अच्छा टाइम हो गया क्या? घर बनाने के लिए क्या किया बेटा? मैंने एक सर्विसेज ली है। कहां से सर्विस ली? न्यूयॉर्क से। और क्योंकि घर बना रहा हूं इसका मतलब क्या हो गया है? बोलिए ना बेटा, बिजनेस नहीं है, पर्सनल है, पर क्या मैंने पेमेंट किया है क्या? यस सर। तो यहां पर बिजनेस हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ेगा, पेमेंट आपने किया तो कंसीडरेशन में आ जाएगा, 71B में कवर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में एक्टिविटी वाला है। मैं आपको होमवर्क में कुछ रीड करने के लिए दे दूं क्या? 4 एग्जाम्पल। स्टार्टिंग के 2 एग्जाम्पल ले लेना बेटा, 14 15। हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो चलो अब आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से। हाँ बाय बेटा बाय।